नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आजादी के बाद से शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला खानदान की 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर पर राज किया। लेकिन अब कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ, उनका नरसंहार हुआ, तो फारूक अब्दुल्ला उनको अकेला छोड़कर चले गए। क्या फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी पंडितों के असली गुनाहगार हैं? क्या जगमोहन की वजह से कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा था? यह आपको कश्मीर फाइल्स में नहीं मिलेगा, बल्कि यह सच छुपा है द अब्दुल्ला फाइल्स में। ये 1947 की तस्वीरें हैं, जब हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर गए थे। वहां पर उनका स्वागत शेख अब्दुल्ला ने किया था। शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के पिता थे और उमर अब्दुल्ला के दादा। शेख अब्दुल्ला साल 1948 से 1953 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। राजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह को सदर रियासत की जिम्मेदारी मिली। कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और उस वक्त बहुत से लोगों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी चरम पर था। नेहरू को यकीन था कि शेख अब्दुल्ला भारत के साथ हैं, लेकिन उनकी यह सोच जल्द ही गलत साबित हो गई, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की आजादी का नारा दिया और अमेरिका के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया और 11 साल तक के लिए जेल में डाल दिया गया। साल 1964 में जब शेख अब्दुल्ला पर से सारे केस हटा लिए गए और उनको आजाद कर दिया गया, तो पूरा कश्मीर उनके स्वागत में सड़कों पर आ गया था। अब तक भारत और चीन के बीच जंग हो चुकी थी और नेहरू अब किसी भी कीमत पर कश्मीर का मुद्दा सुलझाना चाहते थे। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को भारत पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने का काम सौंपा ताकि कश्मीर मुद्दे का हल निकाल सकें। लेकिन 27 मई 1964 को नेहरू का देहांत हो गया। इसके तुरंत बाद शेख अब्दुल्ला ने पीओके में एक रैली में ऐसा कुछ कहा जो देश विरोधी माना गया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर जंग छेड़ दी। कश्मीर पर कब्जा करना पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य था। उस दौर में देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को नजरबंद करने का ऑर्डर दिया, जो उनके बाद इंदिरा गांधी ने भी जारी रखा। शेख अब्दुल्ला को 1964 से 1968 तक नजरबंद रखा गया। 1971 में 18 महीनों के लिए कश्मीर से बाहर भेजा गया। इस दौरान कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया। कश्मीर की सियासत और तस्वीर दोनों बदल दी गई थी। साल 1964 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद को बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। सदर रियासत को गवर्नर में तब्दील किया गया। शेख अब्दुल्ला की कश्मीर को अलग देश बनाने की ख्वाहिश इसके साथ खत्म हो गई थी। शेख अब्दुल्ला को अपनी राजनीति का अंत भी नजर आने लगा था। दिल्ली में इंदिरा गांधी भारत की सबसे मजबूत लीडर बन चुकी थी। अब उन्होंने कश्मीर मुद्दा सुलझाने का फैसला किया। 1975 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में एक समझौता हुआ, जिसको इंदिरा शेख अकॉर्ड भी कहते हैं। इस समझौते के तहत शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर पर जनमत संग्रह की मांग छोड़ दी थी। कश्मीर के नए स्वरूप को मान लिया गया। इसके साथ ही 262 केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुए और कश्मीर के हमेशा भारत में रहने की मुहर लग गई। शेख अब्दुल्ला को दोबारा जम्मू कश्मीर की गद्दी मिली। हाँ, उनका दिल्ली से समझौते पर विरोध जरूर हुआ, लेकिन वो जब तक जिंदा रहे तब तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि शेख अब्दुल्ला को यह बात जरूर चुभती थी कि कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी क्यों दी जाती थी। वो इसका विरोध भी करते थे। ये खुद फारूक अब्दुल्ला बताते हैं। खैर, मुसलमान भी तो हिंदुस्तान का ये हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। क्या उसको नौकरी नहीं चाहिए? क्या उसको गदागर नहीं रहना है? उसे भी अपना हक मानो। यकीन करेंगे, टेलीग्राफ में, टेलीफोन में नौकरियां निकली, ये एक मुसलमान नहीं लगा। मेरे वालिद ने मौलाना आजाद से शिकायत की जब मौलाना आजाद आए थे शेख साहब को मनाने के लिए। मैंने कहा, आजाद साहब, क्या एक भी मुसलमान काबिल नहीं था इस नौकरी के लिए? इसी तरह नफरतें पैदा की गई। आज भी नफरतें पैदा की जा रही हैं सिर्फ आपका वोट लेने के लिए। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत हुई और सीएम की कुर्सी फारूक अब्दुल्ला को मिली। लेकिन इसके बाद से कश्मीर का माहौल बदलने लगा। फारूक अब्दुल्ला ने ऐसे फैसले किए जिसने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जहर भरने का काम किया। 1983 में फारूक अब्दुल्ला ने रीसेटलमेंट बिल पेश किया,
जिसके तहत जो लोग 1954 से पहले पाकिस्तान चले गए थे वो वापस आ सकते हैं और अपनी जमीन पर बस सकते हैं। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर में मजहब की लकीर खींच दी थी। 1983 जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में धर्म पर राजनीति शुरू हुई। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी में बड़ी जीत दर्ज की और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। मुस्लिम आबादी वाला कश्मीर ऑटोनॉमी की मांग करने लगा, जबकि राज्य में रहने वाले हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखने लगे। कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग फिर उठी। भारत के खिलाफ ताकतें मजबूत होने लगी। कश्मीर की आजादी के नारे शुरू हुए। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें मजबूत होने लगी। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और कश्मीर का माहौल एंटी इंडिया होता जा रहा था। ये कश्मीर के सबसे बुरे दौर की शुरुआत थी। इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला पीओके गए और वहां पर कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ मंच साझा किया। तभी जब 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त फारूक अब्दुल्ला ने मोदी पर कमेंट किया तो नरेंद्र मोदी ने भी अब्दुल्ला खानदान को एक्सपोज कर डाला। फारूक अब्दुल्ला से मैं कहना चाहता हूं, हजारों साल के हिंदुस्तान के इतिहास में भारत की हजारों साल की महान सेकुलरिज्म की परंपरा को सबसे बड़ी चोट, गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है। और वो भी श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपकी राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके बेटे की राजनीति के चलते हुआ है। इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया। जो सूफी परंपरा की भूमि थी उसको आपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संप्रदाय के रंग से रंग दिया है। 1984 में कश्मीर के हालात इतने बिगड़ने लगे कि इंदिरा गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला को सीएम की कुर्सी से हटाया। उन पर खालिस्तानी आतंकियों की मदद के भी आरोप लगे। फारूक अब्दुल्ला की जगह गुलाम मोहम्मद शाह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इतिहास गवाह है, जब जब केंद्र सरकार कमजोर पड़ी है तब तब कश्मीर बेकाबू हुआ है। ऐसा ही इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुआ। 1986 में कश्मीर में दंगे हुए। कश्मीर में कई मंदिरों को तोड़ दिया गया। हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। कहा जाता है कि अयोध्या में रामलला की पूजा के विरोध में कश्मीर में दंगे हुए। गुलाम शाह को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाना सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कश्मीर में आतंकवाद और कट्टरता हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। 1986 में गुलाम शाह की सरकार गिरा दी गई। उस वक्त जगमोहन ही जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। जगमोहन तेज तर्रार शख्सियत वाले इंसान थे। उन्होंने कश्मीर को 1986 में काबू में कर लिया, लेकिन अभी तो तूफान आने वाला था। जगमोहन ने पहले 1984 से 1989 तक जम्मू कश्मीर में गवर्नर का पद संभाला। इस दौरान केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। वो देश का नेतृत्व कर रहे थे और कश्मीर से जगमोहन उनको बार बार बता रहे थे कि कश्मीर हाथ से निकलने वाला है। अप्रैल 1990 में जगमोहन ने राजीव गांधी को लेटर भेजा था जिसमें बताया कैसे कांग्रेस सरकार की नजरअंदाजी का खामियाजा कश्मीरी पंडितों को भुगतना पड़ा, क्योंकि अगर कश्मीर को वक्त रहते संभालते तो आतंकवाद नहीं बढ़ता। अब बात उस नरसंहार की जिसको कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता है। 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर थी। जनवरी 1990 आते आते कश्मीर में आतंकवाद बेकाबू हो गया था। गोलियां चलने लगी थी। महज 1 महीने पुराने वीपी सरकार ने कश्मीर को संभालने के लिए जगमोहन को कश्मीर भेजा। इसके विरोध में फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया। कश्मीर को आतंकवाद के हवाले छोड़ दिया। सोचिए, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुका है, गवर्नर अभी तक श्रीनगर पहुंचा नहीं है और केंद्र में नई सरकार है, वो भी गठबंधन में उलझी हुई है। दिल्ली कमजोर हुई और कश्मीर जल उठा। जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार शुरू हुआ तो फारूक अब्दुल्ला से भी मदद मांगी गई, लेकिन उन्होंने क्या किया वो खुद उनकी जुबानी सुनिए। मुझे फोन किया, अरुण नेहरू मैं घर में था, कहा फारूक साहब हमें बचाइए। मैंने कहा अरुण तू आप बचा, तुमने जो साजिशें की हमारी हुकूमत गिराने के लिए और जिनको तुमने लाया है उनसे कहो।
कहा फारूक मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं प्लीज निकलो। मैं गया, मैंने वनपू के लोगों को देखा। अब जब कश्मीर फाइल्स में सच दिखाया गया तो फारूक साहब को बहुत बुरा लगा। मैं उनसे कहूंगा कि इनको जगमोहन साहब के फाइल खोलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वही वहाँ के इंचार्ज थे और इसको अगर इनको सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामला जो हैं ले आएगा। लेकिन आपको लगता, आप कह रहे हैं कि जगमोहन साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे सर? जनाब वो गवर्नर थे उस वक्त सर अब वो जिंदा नहीं रहे, नहीं तो वो बता देते। इसे मैं चाहता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में फिल्म से दिखती है, हर फिल्म अपनी अपनी बयान करते हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि हर फिल्म सच्ची है। फारूक अब्दुल्ला जो कह लें, उमर अब्दुल्ला जितनी सफाई दे दें, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और कैसे रोका जा सकता था, ये हर कोई जानता और समझता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।